चलो तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर ख़त्म हो गया था। हमने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा था। आज फटाफट से एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो एटम क्या होता है। कोई भी दुनिया की चीज़ है, कोई भी दुनिया का मैटर है, वो किस चीज़ से बना है? एटम से। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जो भी मैटर है हमारे आसपास या कहीं भी, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, वो किस चीज़ से बना है? एटम से मिलके बना है। अब देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि उस एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एटम का मतलब ऐसी नॉन डिविजिबल चीज़ जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, फर्दर काटी नहीं जा सकती। ठीक है, एटम का मीनिंग ये होता है। अब ले हमने क्या पढ़ा इसके अंदर की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा? जे थॉमसन ने 1897 में। और कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हालांकि हमारे सिलेबस से हट चुका है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। फिर आई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन से पहले हो चुकी थी 1886 में बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, और इनका कहाँ से पता चला? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू में 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। फिर हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? कि बेरिलियम पे, बेरिलियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, उस पर जब अल्फा पार्टिकल को मारा तो उसमें से न्यूट्रॉन निकला। तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन कितना आता है? 1.674 इंटू में 10⁻27। स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? 0। अब देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को कॉन्टीन्यूसली स्पॉन्टेनियसली निकालता रहे, उसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को निकालते हैं। पार्टिकल क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस से, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस से बने होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बीटा पार्टिकल बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसा उन पर चार्ज होता है। और गामा पार्टिकल किससे बने होते हैं? ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के होते हैं। ठीक है, फिर हमने देख लिया था जे मॉडल ऑफ एटम, जो कि 1898 में जे थॉमसन ने दिया था। उसने सिंपली बोला था कि हमें ये मालूम है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह से फैले होंगे? जैसे वाटरमेलन के अंदर वो रेड पार्ट और ब्लैक पार्ट होता है। उसने कैसे कंपेयर करा? उसने बोला एटम के अंदर जैसे वो तरबूज का जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होगा एटम के अंदर, और जो बीच में ब्लैक ब्लैक उसके सीड्स होते हैं वो नेगेटिव पार्ट होगा। वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे होंगे। कुछ इस तरह से उसने सिंपली देखा था। हमने ये भी अच्छे से देख लिया था। फिर आया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसने क्या करा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। उसने बड़ी थिन थिन गोल्ड की शीट ली, उस पर अल्फा पार्टिकल मारे। ठीक है, तो उसने कुछ कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, काफ़ी तेज़ स्पीड में घूमता है। और उसने भी बोला कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, बीच में न्यूक्लियस और आसपास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है। बट ये कुछ टाइम बाद फेल हो गया, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास तो उसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ करनी चाहिए। उसकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और एक टाइम पे आगे कभी ना कभी तो वो न्यूक्लियस के अंदर आके घुस जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह को नहीं बता पाया था, काफ़ी लिमिटेशन थी। ये सब भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एटम की रिप्रेजेंटेशन देख ली थी कि किसी एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो होता है एटॉमिक एलिमेंट का सिंबल होता है Z होता है एटॉमिक नंबर। एक इसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। एग्जांपल देख लो, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो इसे कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ मामला होता है सिंपली एटम को रिप्रेजेंट करने का। फिर देखो, फिर ना रदरफोर्ड मॉडल तो फेल हो गया था, इतनी ना कुछ थ्योरी आ गई थी। कौन कौन सी थ्योरी आ गई थी? एक तो मैक्सवेल थ्योरी, जिसने बोला था ड्यूअल नेचर ऑफ EM रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात क्यों उठी? क्योंकि मैक्सवेल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को निकालेगा जब जब घूमेगा। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेशन होगी उसके अंदर, तो EM रेडिएशन को निकालेगा। तो इधर से एक थ्योरी निकल गई कि EM रेडिएशन के ड्यूअल नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। और साथ ही साथ ये आया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ चुका था कुछ एटम्स का, उसको एक्सप्लेन करना ही बाकी था। तो ये 2 थ्योरी आ चुकी थी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह जो हमने देखा था एटम का, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 थ्योरी डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक जो नया अगला मॉडल आने वाला था वो कौन सा था? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उससे पहले देख लेते हैं कि वेव क्या होती है। वेव 2 तरह की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या कौन सी होती है? जिनके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कि उन्हें कोई ना कोई ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। एग्जांपल साउंड वेव। जैसे मान लो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तुम गाड़ी के बाहर हो और शीशा बंद है तो आवाज़ बाहर नहीं जाएगी,
क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए। और नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जिनको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए, वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। मान लो जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तुम गाड़ी के बाहर बैठे हो, मैंने गामा रेडिएशन छोड़ी तो गामा रेडिएशन गाड़ी के बाहर भी चली जाएंगी, ठीक है। अगर तुम गाड़ी के शीशे बंद करके बैठे हो फिर भी नेटवर्क आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर सकती है विदाउट मीडियम, कि अगर कोई मीडियम नहीं होगा जब भी वो ट्रैवल कर लेंगी, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। इसका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? देखो इसके नाम में जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे और उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और उनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। इनकी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट और डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट किसकी वजह से होती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो, बड़ी तेज एक्सेलरेशन कर रहा हो, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। और इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट जैसी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख ली थी कि वेवलेंथ देख ली थी कि दो वेव के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही हैं। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की, उस वेव की हाइट वगैरह क्या है। सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव की, उस वेव की स्पीड से चल रही है। और वेव नंबर क्या है कि किसी 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट है। ये सब हमने बातें देख ली थी। हमने एक फॉर्मूला देखा था, C = लैम्डा न्यू। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था, लैम्डा = 1/न्यू, ठीक है। यानी कि जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है तुम्हारा वेव लेंथ के। और सी की वैल्यू क्या आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ा जाए। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ली थी। वो क्या है? सिंपली एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हमने जो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्फा रेस, इन सब को हमने अरेंज कर दिया। तो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सिंपली रेंज है, एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, गामा रेस, एक्स रेस, UV, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, विजिबल रीजन, है ना। तो बस सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या कि इन सब वेव्स को अरेंज कर देना, या तो इनकी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी या बढ़ती हुई वेवलेंथ, या घटती हुई फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई वेवलेंथ, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो बिहेवियर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ठीक है। बट इसका प्रूफ क्या है कि ये इसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है? तो ज़रा उस चीज़ को देख लो। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ऐसी बॉडी जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट और एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ठीक है, और वो ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन को निकाले, एमिट करे, एब्जॉर्ब करे, उस रेडिएशन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, उसके क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक इधर हमने फॉर्मूला देख लिया था, E = Nhμ। किसी भी फोटोन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी होगी उस फोटोन की, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। इधर से हमने फॉर्मूला देख लिया था, E = Nhμ। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एच क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एन क्या है? नंबर ऑफ रेडिएशन, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रूफ कौन सा था जो बताता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है? वो कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली क्या बोलता था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर मेटल पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी किसी के रेडिएशन को मारेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। वही क्या था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मतलब लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का निकलना, वो क्या था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मारी मेटल पे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, उसी को क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था, मान लो हमने ई एनर्जी की हमने रेडिएशन मारी, उसके अंदर से E0 एनर्जी तो लग गई उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी जो बची हुई एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये हमने सिंपली फॉर्मूला देखा था जिसके अंदर E क्या है? Hν, E0 क्या है? Hν0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। न्यू क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमने इनिशियली फ्रीक्वेंसी मारी मेटल की सरफेस पे। और न्यू0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए थी, ठीक है। E0 को हम वर्क फंक्शन ही बोल देते हैं कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब एविडेंस क्या क्या है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है। उसका क्या? इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, ये कुछ पैटर्न होते हैं जो जनरली वेव शो करती है, तुम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिर हमने अगला पढ़ा बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो किस थ्योरी पे बेस्ड था? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बोर्स मॉडल ने सिंपली क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर शेल में
न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है उन सब शेल्स की, ठीक है। और साथ ही साथ उसने बोला कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हायर वाली शेल में चला जाता है, अगर एनर्जी को लूज़ करता है तो लोअर वाली शेल में चला जाता है, ठीक है। ये कुछ उसने बातें बोली। उसने बोला कि जो भी एनर्जी है ना उस पर्टिकुलर शेल की, और जो उस शेल का पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि उस शेल की एनर्जी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नहीं, उस शेल की एनर्जी फिक्स होगी कि पहली शेल की एनर्जी फिक्स होगी, दूसरे की फिक्स होगी, ऐसे नहीं, कुछ भी हो सकती है, फिक्स होगी। और साथ ही साथ वो एंगुलर मोमेंटम भी उस इलेक्ट्रॉन वगैरह का उस शेल का फिक्स रहेगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी फॉर पर्टिकुलर शेल्स, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल रहेगा, एन एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है ना, जो किसके इक्वल रहेगा, एन एच बाई टू पाई के। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ ऐसी ऐसी, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, रेडियस। कि जो भी एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का है वो क्वांटाइज रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो कि किसके इक्वल होगी, एन एच बाई टू पाई। पहली शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी एच बाई टू पाई, दूसरी शेल के लिए आ जाएगी टू एच बाई टू पाई, तीसरी शेल के लिए तीन एच बाई टू पाई। कुछ इस तरह से फिक्स रहेगी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी रिलीज होगी, और सिंपली हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई टू माइनस में ई वन की, यानी कि मान लो पहली शेल की एनर्जी थी 10, दूसरी की है 5, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी 5, तो ई टू माइनस ई वन फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं सिंपली। और फिर हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम से, कि जिससे हम रेडियस, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को निकाल सकते थे। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला था किसी भी एटम का, किसी भी शेल का, तो वो था आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड ए नॉट। एन क्या है, शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जब हाइड्रोजन के लिए निकाला तो कितना आया हमारा रेडियस, 0.529 ए नॉट, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने इसे ए नॉट बोल दिया था। ए नॉट को क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस, क्योंकि बोर्स ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और ये जितने भी हम फॉर्मूले पढ़े हैं सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड है, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू में 10⁶ जेड बाई एन। जेड एटॉमिक नंबर, एन शेल नंबर, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी हो, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और जूल में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू में 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जूल पर एटम। अगर हमें जूल में निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये फॉर्मूला निकालना है। और हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, सिंपली जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। अब कुछ लिमिटेशन देख लो बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। अब बोर्स मॉडल की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। वो क्या थी कि एक तो स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया था मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ का, कि उसने हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता दिया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस वजह से आता है, कि वो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, हायर सब शेल में चले जाते हैं, फिर एनर्जी को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह आता है। हाइड्रोजन का तो बता दिया था बट मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता पाया था, क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन वगैरह की कहानी आ जाती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में, तो उसको ये नहीं बता पाया था। और साथ ही जीमेन और स्टार इफेक्ट को भी नहीं बता पाया था, कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की लाइनें टूट जाती हैं छोटी छोटी में, उस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। साथ ही हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी फेल हो गया था, और साथ साथ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के साथ, कि मैटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है, पार्टिकल और वेव दो बिहेवियर होते हैं, उस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और साथ ही ये भी नहीं बता पाया था कि मेटल की जितना भी तुम्हारा मैटर है, एटम है, एलिमेंट है, किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक तो हमने देख लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और एक ना लाइट स्पेक्ट्रम होता है। वो स्पेक्ट्रम क्या होता है, सिंपली एक ऑर्डर होता है लाइट का, कि ठीक है एक रेंज होती है लाइट की, कि हमने लाइट को बढ़ती हुई वेवलेंथ या घटती हुई फ्रीक्वेंसी वगैरह में हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। लाइट के ऑर्डर के हिसाब से, जैसे विबग्योर वगैरह के हिसाब से बढ़ती हुई वेवलेंथ और घटती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया, है ना, कि विजिबल लाइट को सिंपली अरेंज कर लिया। उस स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन यानी कि निकलने वाला, कि मान लो हमने व्हाइट लाइट को पास कर दिया, प्रिज्म से पास कर दिया तो 7 कलर में टूट जाएगी, तो ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से होता है, एमिटेड लाइट की वजह से। मान लो कोई कहीं से कोई लाइट आ रही है, हमने उसे प्रिज्म के आगे रख दिया तो वो लाइट टूट गई, तो अब जब उस 7 कलर को फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा तो उसे हमने क्या बोला, एमिशन स्पेक्ट्रम। और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जिसके अंदर मान लो भी लाइट को हमने मॉलिक्यूल से पास करा, उसने उस मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने में से, और बची हुई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को उसने फोटोग्राफिक प्लेट पे पास कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ हो। और एमिशन स्पेक्ट्रम के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्टीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा, सिंपली मान लो तुमने वाइट लाइट को पास करा तुमने प्रिज्म से, वो 7 कलर में टूट गई, वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लो जो तुमने मॉलिक्यूल से वाइट लाइट को पास कराया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया।
अब कुछ देर बाद ना वो एनर्जी को, रेडिएशन को बाहर निकालेगा। वो जो बाहर निकलती हुई रेडिएशन को अगर हमने कैप्चर कर लिया प्रिज्म की हेल्प से फोटोग्राफिक प्लेट के हिसाब से, ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जैसे देखो कोई मॉलिक्यूल है, उसने पहले इनिशियली एब्जॉर्प्शन करा, ठीक है, फिर बाद में थोड़ी देर में लाइट को एमिट करता है। जो एमिटेड लाइट होती है वो कैसा स्पेक्ट्रम देती है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के टोटल स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। हमने देख लिया था एमिशन या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एमिशन या लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। मान लो अब हाइड्रोजन के अंदर ना बहुत सारी शेल होती हैं, इलेक्ट्रॉन हालांकि पहली शेल में होता है बट काफ़ी सारी शेल होती हैं। मान लो कहीं भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं शेल से इलेक्ट्रॉन पहली शेल में जंप मार जाता है, तो उसके अंदर ना अलग अलग सीरीज ऑफ लाइन आएगी। मान लो जैसे दूसरी से पहले में आ गया कुछ लाइन आएगी उस फोटोग्राफिक प्लेट पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, तीसरी से पहले में आया तब कुछ लाइन आएगी, चौथी से पहले में आया तब कुछ लाइन आएगी। तो कुछ सीरीज ऑफ लाइन जनरेट होती हैं उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे, जिसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, जो कि जनरली यूवी रीजन में होता है। जो उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह वेवलेंथ होती है वो यूवी रीजन के जैसी होती है। और मान लो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में पहुंच जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन, जो कि विजिबल रीजन में आता है, कि उसकी लाइट विजिबल होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, जैसे कुछ कलर जैसी होती हैं। अब चौथे, पाँचवें, छठे से तीसरी में आएगा तो उसे बोलेंगे पास्चन सीरीज़, जो कि आईआर में होता है। पाँचवें, छठे से चौथे में आएगा उसे बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, आईआर सीरीज़ में लाई करता है। और छठे, सातवें, आठवें से पाँचवें शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे बोलेंगे पी फंड सीरीज़ या आईआर सीरीज़। तुम्हारे मन में आएगा सर इलेक्ट्रॉन तो पहले में होता है, पाँचवें छठे में कैसे पहुंच जाएगा। मान लो हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी और वो सातवीं, आठवीं शेल में चला गया, सातवीं, आठवीं से वो कौन सी शेल में पहुंच गया, मान लो पाँचवीं शेल में पहुंच गया, तो किस तरह की लाइन देगा वो, पी फंड सीरीज ऑफ लाइन देगा, जो कि आईआर रीजन में लाई करेगी। फिर हमने देख लिया था रीडबर्ग फॉर्मूला, ये किस लिए होता है, वेव लेंथ निकाल लिया, वेव नंबर निकालना हो, सिंपली फॉर्मूला लगाओ, वेव नंबर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या है, लोअर शेल नंबर, n2 क्या, हायर शेल नंबर। लो इलेक्ट्रॉन की लोअर शेल कौन सी है, दूसरी, हायर शेल कौन सी है, हायर शेल कौन सी है, तीसरी, तो n2 क्या हो जाएगा 3 और n1 क्या हो जाएगा 2। कुछ इस तरह से सिंपली हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल देखे थे। न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, आर के रीडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109,667 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर जूल में होती है 2.1882 में 10⁻⁸। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बोर मॉडल फेल हो गया तो इतनी ना कुछ थ्योरी नई नई आने लगी थी। नई किसको जन्म दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को। दो थ्योरी आ गई थी, एक तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और साथ साथ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या बोलता है, क्या बोला था कि जो भी मैटर होता है ना, जो भी मैटर, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसके भी ड्यूअल नेचर होते हैं, यानी कि वो मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। बट उसने यहाँ ये बोला कि लेकिन ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों पे वैलिड होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हालांकि पार्टिकल नेचर का है बट उनका वेव नेचर भी होता है। वो कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी वो वेव तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, फिर ये सवाल उठा कि भैया अगर मान लो हमने जैसे किसी भी मैटर की वेवलेंथ निकालनी हो, जैसे बॉल की निकालनी हो, कोई छोटी चीज़ की निकालनी हो, तो किस तरह से निकालेंगे। तो उसने फॉर्मूला दे दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम वी को मोमेंटम भी बोलते हैं, पी। और साथ ही साथ हमने फॉर्मूला निकाल दिया था h√2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फिर एच यू पी आया, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या बोला, सिंपली इसने बोला कि एक समय पे, एक टाइम पे एक साथ हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। या तो हम एक टाइम पे एक्यूरेटली या तो पोजीशन ही बता सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा, या उसका मोमेंटम बता सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे या तो मोमेंटम ही बता सकते हैं, एक टाइम पे हम पोजीशन ही बता सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते। दोनों चीज़ें एक साथ बताएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। फिर हमने एक फॉर्मूला देख लिया, डेल एक्स इंटू में डेल पी एक्स ग्रेटर दैन h/4π। डेल एक्स डेल पी एक्स क्या है कि जो भी अनसर्टेनिटी या जो भी एरर है तुम्हारा पोजीशन में और जो भी तुम्हारा एरर है मोमेंटम में, कि जो भी कुछ ना कुछ एरर आएगा वो क्या है, डेल एक्स डेल पी एक्स। पी एक्स किसके इक्वल होता है, मोमेंटम एम वी के इक्वल, एम मास कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इधर से को फॉर्मूला आता है डेल एक्स इंटू में एम इंटू में डेल वी एक्स। कि डेल सिंपली क्या होता है कि जो भी पोजीशन या मोमेंटम वगैरह में एरर आएगा उनकी वैल्यू वो ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4p होगा। ठीक है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम बड़े कार वार पे वैलिड कर दोगे। कार के अंदर तो तुम एक टाइम पे पोजीशन भी बता सकते हो, मोमेंटम भी बता सकते हो, बट बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल के लिए तुम नहीं बता सकते। ठीक है, हमने इसका रीज़न भी देख लिया था। ठीक है, अब देखो बोर ने तो बोला था इलेक्ट्रॉन फिक्स उसमें पाथ में घूम रहे होंगे, बट इसने तो बोला हम कि हम बता ही नहीं सकते, कुछ फिक्स ही नहीं है। तो इधर से फिर वो फिक्स्ड पाथ वाली कहानी खत्म हो गई थी। फिर आती थी बात प्रोबेबिलिटी की। हम एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है। हम पर्टिकुलरिटी की 100% श्योरिटी की बात नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की एटम के अंदर। ठीक है, फिर आ गया तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो सिंपली एक मैथमेटिक्स इक्वेशन पे बेस्ड था। ये इक्वेशन आई थी जिसके अंदर एम क्या था तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट,
ई क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाई क्या था, वेव फंक्शन था। जाई क्या था, एटॉमिक वेव फंक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और किसकी हेल्प से बताता था, एन एल एम की वजह से। एन क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 3 क्वांटम नंबर की हेल्प से बताता था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और हमने ये भी बोल दिया था कि जाई का वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जाई स्क्वायर का है। और मान लो हमें जाई की वैल्यू मिल गई किसी पॉइंट पे एटम के अंदर, अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, जाई स्क्वायर कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसा एरिया न्यूक्लियस के पास में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, ठीक है। फिर हमने क्वांटम नंबर की बात कर ली थी। 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर, 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में, कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पहली शेल में होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, चौथी में होगा, है ना। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, के एल एम एन, है ना। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल क्या बताता है कि सब शेल के बारे में, वो जो इलेक्ट्रॉन है मान लो दूसरी शेल में, दूसरी शेल के अंदर भी सब शेल होती हैं, तो वो कौन सी सब शेल के अंदर है, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 से n-1। मान लो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1, कि हमेशा n से 1 कम होगी, ठीक है। और 0 से स्टार्ट होती है l की वैल्यू। अब ठीक है, मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे पी सब शेल में है, उस एस पी सब शेल के अंदर भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, तो वो कैसे निकालेंगे, एम की वजह से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से, जो कि ओरिएंटेशन वगैरह के बारे में बताता है, जिसकी वैल्यू होती है -l से +l, ठीक है। तो l की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए 0 हो सकती है, और साथ ही लिए -1 0 +1, -l से +l, तो 1 के लिए -1 0 +1। तो ये कुछ ऑर्बिटल पाए जा सकते हैं एस सब शेल के अंदर, तो ये ऑर्बिटल होगा, और पी सब शेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी स्पिन क्वांटम नंबर की, जो कि बताता है स्पिन क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉन की उस एटम के अंदर। क्लॉकवाइज होगी तो +12, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -12, कुछ इस तरह से हमने बातें देख ली थी, ठीक है। मान लो जैसे एग्जांपल से समझ लो, इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में है, उसके अंदर पॉसिबल सब शेल कौन कौन सी है, 0 1, 0 से n-1 तक होगा, यानी कि एस और बी, 0 1 2 3 4, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF G, ठीक है। अब ये तो होगी सब शेल की बात। अब ऑर्बिटल पॉसिबल कौन कौन थे, 0 या फिर -l से +l, -1 0 +1, ठीक है। और स्पिन की ये 2 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है जिसकी सब शेल होंगी 2s या 2p सब शेल होंगी, ऑर्बिटल 2a 2p वाले ऑर्बिटल हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन +12 या -12 में हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो आगे बढ़ते हैं। और हमने फिर कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं सिंपल कि किसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली n स्क्वायर करो, यानी कि मान लो कि शेल नंबर 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। और किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, 2n स्क्वायर। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल इतने होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने का, किसी भी शेल के अंदर 2n स्क्वायर। और मान लो किसी भी सब शेल के अंदर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हो, यानी कि मान लो जैसे पी सब शेल के अंदर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l + 1। l क्या हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, एफ के अंदर 7 होते हैं। फिर हमने कुछ शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर ली थी कि एस की जो शेप होती है सब शेल की शेप होती है, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल होती है, जैसे है ना डंबल की जैसी, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन के अंदर लाई कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं जिसकी शेप डबल डंबल या फिर क्लोवर लीफ जैसी शेप होती है, यानी कि 4 पत्तों वाली पत्ती जैसी शेप होती है। ये ऑर्बिटल डी एक्स वाई हो सकता है, जो इन बिटवीन द एक्सिस हो सकता है, एक्स वाई के अंदर डी वाई जेड हो सकता है, डी एक्स जेड हो सकता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर जो ये लॉब्स होंगे, इनको लॉब्स बोलते हैं, एक्सिस के ऊपर होंगे और ये इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, ठीक है। डी जेड स्क्वायर के अंदर जो तुम्हारी लॉब्स होंगी वो जेड एक्सिस पे लाई करेंगे, और कुछ स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगी एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमने नोट्स की बात कर ली थी। नोट्स क्या होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने, ऐसे एरिया ऑर्बिटल के अंदर, जैसे मान लो पी ऑर्बिटल के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर या एस ऑर्बिटल के अंदर, ऐसे एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं 100%, ठीक है। एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड नोट्स, ठीक है। और तुम्हें ये तो मालूम होगा कि इन्फिनिटी पे और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी नोट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। मान लो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तुम्हें टोटल नोट्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-1, n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर नोट्स निकालने हैं जो कि शेप पे डिपेंड करते हैं, वो कैसे निकालेंगे, l से, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से। रेडियल स्फेरिकल नोट्स निकालने हैं जो कि साइज़ पे डिपेंड करते हैं,
वो कैसे निकालेंगे, n माइनस में l माइनस में 1। और मान लो साइज ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है, शेल नंबर पे। जैसे मान लो 1s 2s 3s, इनमें से सबसे बड़ा साइज़, इसमें सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, 3s का। यानी कि ऐसे ऐसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा साइज़ ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करती है, n और l पे। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, शेल नंबर पे। यानी कि हाइड्रोजन जैसे जो चीज़ें, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे रहती है, 1s सेकंड शेल वाले सब शेल की एनर्जी सेम रहेगी, थर्ड शेल वाले सब शेल की एनर्जी सेम रहेगी, फोर्थ शेल वाले सब शेल की एनर्जी सेम रहेगी, कुछ इस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो तुम्हारी एनर्जी होती है n और l दोनों पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी। जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे कम होती है 1s की, उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 3s की, उससे ज़्यादा 3p की, उससे ज़्यादा 4s की, उससे ज़्यादा 3d की, जो कि अभी हम n+l रूल में भी देखने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर बस n पे डिपेंड करिए, इसके अंदर nl पे। इसका रीज़न सिंपल ये है कि कोई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रिपल्शन का चांस नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है। बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है, बट साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन भी होती है, जिसकी वजह से सब शेल की एनर्जी में भी चेंजेस आ जाते हैं। कुछ ये रीज़न होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर बने ऑर्बिटल में तो किस तरह से उनके रूल हैं, एक बार वो देख लेते हैं। और वो प्रिंसिपल है n+l रूल। सिंपली क्या होता है, ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी किस तरह से भरी जाएगी, उनके बढ़ते हुए एनर्जी के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। इफ n+l वैल्यू इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी वन विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। एक तो हम बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से बता सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है, तो हम उसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे, n+l। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू निकालो, ठीक है, जिसकी सेल की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। किसी किसी केस में क्या होता है, दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सेम आ जाती है। उस केस में क्या करें, उस केस के अंदर एनर्जी, लोअर एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। यानी कि जैसे मान लो ऑर्बिटल है जिसकी n+l की वैल्यू होगी 5, एक की वैल्यू 3 है, एक की n की वैल्यू 4 है, तो लोअर एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कम है, उसकी लोअर एनर्जी होगी। कुछ इस तरह का ऑर्डर था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। हमने इसे याद करने का भी तरीका देखा था, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात कर ली थी सिंपली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये क्या बोलता है कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तीन तो हो सकते हैं बट चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा ही। सिंपली उसने ये बोला था नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, विद अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। फिर हर्ट्ज रूल की बात कर लेते हैं। हर्ट्ज रूल ने सिंपली क्या बोला कि किसी भी सब शेल के अंदर पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब उस सब शेल के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। पूरी सब शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली नहीं भरेगा, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। पेयरिंग इन सब शेल विल अकर ओनली व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसे एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। 1s के अंदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरे, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे, 2p4 के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे, कुछ इस तरह से। 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन की फिर बाद में पेयरिंग कराई, ठीक है। तो ये वाली बात करेक्ट हो गई, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक होगी, बट ये वाली गलत हो गई, ठीक है। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग कराएंगे। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर ली थी कि दो तरीके से लिख सकते हैं, तो इन SPDF नोटेशन थे और एक डिब्बे बना के, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, क्लोरीन का जैसे 17 एटॉमिक नंबर, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, किस तरह से भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 डिब्बों में भर दिया सिंपली, ठीक है। और फिर हमने कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख ली थी। तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, जो भी एलिमेंट है उससे पहले वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखो, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख दो। जैसे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो किसकी होती है, नियॉन की, तो हमने इधर नियॉन लिख दिया, बाकी बचे हुए हमने सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख दी। हमने इसको अच्छे से देखा था। और कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्यों लिखते हैं, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने में ईजी हो। जैसे मान लो बहुत बड़े हैवियर एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 90 होता है, 95 होता है, उनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने में दिक्कत रहती है, तो इसलिए हम उससे पहले वाली नोबल गैस का यूज़ करके हम उसकी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्रोमियम का देख लिया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट होता क्या है 4s1 3d5। इसका रीज़न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 3d सब शेल में जम मार जाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए क्रोमियम को, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाए, इसलिए इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है 4s1 3d5, ठीक है। हमने इसका कंडेंस लिख दिया आर्गन 3d5 4s1। और ये इलेक्ट्रॉन जंप क्यों मारता है, जैसे कॉपर के केस में, क्रोमियम के केस में, इसका रीज़न क्या है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या जो फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। इसका रीज़न क्या है
क्योंकि उनके अंदर एक तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरा साथ ही साथ सिमेट्रिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल सी बातें थी। ये पूरा चैप्टर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है, रिवीजन वीडियो भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं टेस्ट के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।